नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय एक दिन पहले गुजरात के तट से टकराने के बाद शुक्रवार को आगे तो बढ़ गया, लेकिन पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। नुकसान का आकलन अभी मुश्किल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गृह मंत्री ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना, साथ ही मांडवी सिविल अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की और उनके हालचाल लिए। इसके साथ ही तूफान प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। और चलिए अब आपको खबर भोपाल से बताते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ले रहे हैं बैठक। सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक में तमाम रणनीति बनाई जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये अहम बैठक आयोजित हो रही है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ खास शामिल होगा, प्रधानमंत्री का दौरा किस तरह से होगा, संगठन की तमाम जानकारी, संगठन की ओर से तमाम रणनीति बीएल संतोष बना रहे हैं। बीएल संतोष इस बैठक को ले रहे हैं। कुलभूषण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्या कुछ खास रणनीति बनाई जा रही होगी? पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 27 जून को राजधानी भोपाल का है। उस दौरे कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 9 वर्ष पूर्ण की अगर हम बात करें तो 30 मई से 30 जून तक बीजेपी जो अभियान चला रही है, उस अभियान के अंतर्गत बूथ स्तर के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। 500 से अधिक जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो 2500 से अधिक जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इसके साथ ही पूरे देश से, हर राज्य से, हर जिलों से जो है कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के साथ साथ 10 लाख से अधिक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसके साथ ही 1.5 किलोमीटर का पूरा एक ये रोड शो होगा और इसी को लेकर रणनीति बैठक में बन रही है। और बैठक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष, शिवप्रकाश प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर इस बैठक में मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्र लिखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को लेकर पत्र लिखा गया है। पोर्टल को सीमित अवधि के लिए खोलने का अनुरोध किया है। किसानों के बीमा रिकॉर्ड में सुधार करने का भी आग्रह किया है। राजनांदगांव जिले के वंचित किसानों को केंद्र की योजना का लाभ मिले, ये अपने पत्र में दरख्वास्त पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है और अपने पत्र में तमाम उन्होंने दरख्वास्त की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को लेकर ये पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते आते सियासी दल तो सक्रिय हो ही रहे हैं, सामाजिक और जातिगत संगठन भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच अब पुलिस परिवार ने भी चुनाव मैदान में उतरकर दम दिखाने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस इसे सभी का अधिकार बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और इसे कांग्रेस की नाकामी बताया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आजाद जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और इन पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमने छत्तीसगढ़ राज्य के हर उस पीड़ित व्यक्ति से निवेदन किया है और आग्रह किया है कि वो हमसे जुड़े और आगे आकर हमारा साथ दें, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले जितने भी शोषित और पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम आगे लाकर एक नई सरकार का गठन कर सकें। पुलिस वालों को पार्टी बनाने का संविधान में अधिकार नहीं है। भारत के हर नागरिक को दल बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपनी बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उनके मौलिक अधिकारों में आता है। लेकिन कोई कर्मचारी संगठन राजनीतिक दल नहीं बना सकता है। जब से भूपेश सरकार आई है, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो आईपीएस अधिकारी क्यों ना हो, इतना दबाव है और गैर कानूनी काम कराने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जिससे एक डर पैदा हो गया है। क्योंकि अब सीबीआई, एनआईए सबकी जांच कर रही है और गैर कानूनी काम अगर पुलिस अधिकारियों से, पुलिस कर्मचारियों से कराया जा रहा है तो इससे वो त्रस्त हो चुके हैं भूपेश बघेल सरकार से और नई पार्टी बना रहे हैं। इसका बड़ा राजनीतिक कारण है और मैं कहूंगा ये भूपेश सरकार की बड़ी नाकामी है, जिसमें पुलिस वालों को राजनीति में आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मोतीलाल स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिसके बाद तरुण चुग ने मीडिया को संबोधित किया और पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और एक्सपायर इंजेक्शन कांग्रेस को बता डाला। उनका गाड़ी मौजूद रहे। भोपाल की ये तस्वीरें हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष दौरा है, विशेष कार्यक्रम होगा और पीएम मोदी यहां पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। 27 तारीख के 2500 कार्यकर्ता जो देश भर में यहां पर आने वाले हैं। एक संगठन कुंभ 26 तारीख को यहां होगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद होगा और 26 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी यहां एक दिन पहले आएंगे और वर्कशॉप में रहेंगे। कि कांग्रेस पार्टी इस समय देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, आज जिसने पंचमढ़ी में एक अकेले चलो का संदेश पूरे देश को दिया था, वो कांग्रेस आज उसका नेतृत्व दर दर भटक रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास नीति है, ना नेता है, ना स्थायित्व है, ना गट्स है। क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी का 1984 की कत्लो गारत में क्या रोल था, किस तरह उन्होंने वो गुरुद्वारा जलाया था, आज तक कांग्रेस पार्टी उस पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाई। आदि पुरुष फिल्म को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी विवाद हो रहा है। फिल्म को बैन करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम बघेल ने कहा कि जनता की मांग आएगी तो आदि पुरुष को छत्तीसगढ़ में बैन करने की बात सोची जाएगी। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती तो समझाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे जिससे हमें आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी है, उनके द्वारा नहीं बोला जाता। की बात तो यही है कि ये लोग तो अपने उपलब्धियों के कभी वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई काम किए नहीं जिसके आधार पर जनता इन्हें वोट दे। तो ये तो सांप्रदायिक दूरीकरण करने की हमेशा कोशिश ये लोग लगे रहते हैं। अभी लगातार मंत्री लोग भी आ रहे हैं, जिससे पहले मंत्री लोग नहीं आए। जब कोरोना हुआ तब मंत्रियों का दौरा नहीं हुआ, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इस मामले से। अब चुनाव आ गया है तो सारे लोग बस्तर में 4 दिन कोई रहे, तो कोरबा 3 दिन रह रहे हैं। अभी लगातार आएंगे, कोई 3 दौरे, कोई दूर, कोई मनेंद्र दौरा करने दीजिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर से आने के लिए तमाम तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर लगातार नेता, कार्यकर्ता सहित जनप्रतिनिधि चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित ग्रैंड नीलम होटल में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास के साथ आरएसएस के इतिहास के बारे में भी जाना जाएगा। कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के नेताओं का योगदान आजादी के पहले और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में क्या क्या भूमिका रही है, जिससे आज हम लड़ रहे हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक। उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं और उनके नेताओं का योगदान क्या है, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को समझाया जा रहा है। एक तरफ ये है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हमारे नेताओं का योगदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में क्या क्या भूमिका रही। दूसरी तरफ जिससे आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक। तो उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं के योगदान क्या रहा, उनके नेताओं के योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और यूपी सरकार की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि और बूथ मैनेजमेंट, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो देश में जिस प्रकार की जो परिस्थितियां जो निर्मित आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो पार्ट इस बार शामिल किया जा रहा है कि उनका इतिहास क्या रहा है, देश की आज़ादी में उनकी क्या भूमिका रही है, अंग्रेजों के साथ वो किस तरीके से मिलकर जो है, और उस समय भी हिंदू और मुस्लिम की बात वो करके देश को विभाजित करने का काम किया था, और आज भी वही रणनीति पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो उसकी सच्चाई भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को मिलना चाहिए। कांग्रेस के जो हमारे जो इतिहास है, जो बहुत से नौजवान साथी हमसे जो जुड़े हुए हैं, खासकर एनएसवाई यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो आते हैं, तो कांग्रेस ने इस देश की आजादी से लेकर आज तक क्या किए हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, कांग्रेस की क्या नीतियां रही हैं, उस विषय पे क्या नाम से दिया जाएगा। मध्य प्रदेश मानव आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी रतलाम पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागृह में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 40 प्रकरण सामने आए, जिसमें से 23 प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। जन सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष के साथ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, एसडीएम संजीव केशव पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर में बीजेपी नेता के दफ्तर में हुए गोलीकांड मामले में पीड़िता के परिजनों ने संजीवनी नगर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और जब तक एफआईआर दर्ज न होने पर आक्रोश भी जताया। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर में युवती को गोली लगी थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहडोल से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। चरित्र शंका में पति ने पत्नी की हत्या की। मायके जाने को लेकर पत्नी से विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो पति पंकज लगातार उससे रुपयों की मांग कर रहा था। शहडोल से ये आपको खबर बता रहे हैं, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मायके जाने को लेकर पत्नी से पति का विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति लगातार रुपयों की मांग कर रहा था। ये पुलिस हमारी पेट्रोलिंग में थी और पेट्रोलिंग के दौरान ही एक बॉडी सड़क किनारे दिखी। इस पर इन लोगों ने पता लगाया तो वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि ये गुप्ता फैमिली एक रहती है
पंकज गुप्ता उसकी ये वाइफ है। इस सूचना पर उसको तलाशा गया पंकज गुप्ता को, वो मिला, उसने भी इसकी पहचान किया कि हाँ उसकी पत्नी है। वहाँ मौके पर अपनी महिला पुलिस बुला करके और मर्ग कायम किया गया और पूछताछ से जब बात स्पष्ट हुई तो वहीं पर अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। अपराधी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना हुई आपकी बेटी के साथ? 2:30 बजे रात के कुल्हाड़ी से काट के मार डाला था। क्यों मार दिया? अब हमको कुछ मालूम नहीं, ना हमें कोई खबर दिया, ना कोई कुछ वो किया, ना कुछ किया। और गैर लड़की से संबंध किए था, 2 बजे रात के आता था और वो लड़की के ऊपर से दूध दे रहा है, पैसा मांग रहा था। उससे पहले कोई कंप्लेन की थी लड़की की घर मारपीट कर रहे हैं? लड़की किया था, हम लोग जेवर नहीं दे रहे थे तो लड़की ने किया। क्या कार्रवाई चाहते हैं भैया? अभी इसको माँ को भी बंद करें, कड़ी से कड़ी सजा दे, इसको भी मारना चाहिए। जैसे ये मेरी लड़की को मारा है तो इसको भी मारा जाए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लूट की वारदात लगातार सामने आ रही है। वहीं पुलिस भी बदमाशों को पकड़ने में पीछे नहीं है। एक ऐसा ही मामला आजाद नगर क्षेत्र से सामने आया, जहां 2 मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने बाइक सहित पकड़ा, जिनसे पुलिस ने लूट के 2 मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़वानी से ये बड़ी खबर मिल रही है। बड़वानी में किराना व्यापारी अपहरण में खुलासा हुआ है। पुलिस ने व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बड़वानी से बता रहे हैं। बड़वानी में किराना व्यापारी अपहरण मामले में खुलासा हुआ है और व्यापारी को पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से छुड़वा लिया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। किराना व्यापारी का अपहरण हो गया था, इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का फिलहाल खुलासा किया है। और आपको बता दें, लगातार पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की जांच इस मामले में जारी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के गुमास्ता नगर स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर प्रवेश निषेध किया गया है। शिकायतें मिल रही थी कि स्थानीय भक्तजन कई बार अमर्यादित कपड़े पहनकर दर्शन करने चले आते हैं, इसलिए मंदिर समिति ने मंदिर के गेट पर एक आग्रह नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो लोग हाफ पैंट, बरमूडा, कटी फटी जीन्स, नाइटी में दर्शन करने आते हैं वो मंदिर परिसर में प्रवेश न करें और बाहर से ही दर्शन को करें। इस समय मैं श्री बालाजी तिरुपति मंदिर इंदौर के परिसर में मौजूद हूं और इस मंदिर ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आमतौर पे हमने देखा था कि कई सारे मंदिरों के अंदर लोग अमर्यादित कपड़े पहनकर जाते थे। साथ ही साथ हमने कई बार इस तरह की खबरें देखी कि मंदिरों के अंदर रील्स बनाई जाती हैं, डांस किए जाते थे, लेकिन यहाँ ये एग्जाम्पल सेट करते हुए इस मंदिर परिसर पर विनम्र आग्रह करके लिखा गया है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करें। यानी जाहिर सी बात है, ये सीधे तौर के ऊपर लिखा गया है कि आप मर्यादित कपड़े पहनकर आएं, क्योंकि यहाँ मंदिर के जो लोग हैं, मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं, उनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि जब आप किसी की आराधना करने पहुंचते हैं तो उस आराधना में मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इस चीज का इंस्ट्रक्शन जब लिखा गया है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात से सहमति जताते हुए नजर आते हैं कि इस तरह की चीजें हर मंदिर के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो मंदिर की मर्यादा है, आराधना की मर्यादा है, उसका पालन किया जा सके और उसे ठीक तरीके से निर्वहन किया जा सके। वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। इस वक्त इंदौर के तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर के बाहर खड़ा हूँ। इस परिसर में एंटर करते ही आपकी नजर पड़ती है एक बोर्ड पर,
ये बोर्ड साफ तौर के ऊपर एक विनम्र आग्रह के रूप में लिखा गया है, जिसमें सीधे तौर पर उस लाइन को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने वाले बाहर से ही दर्शन करके सहयोग करें। जाहिर सी बात है, इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतें इस तरह की थी कि लोग अमर्यादित कपड़े यानी शॉर्ट्स में आ जाते थे, कटी फटी जीन्स पहनकर आते थे, जिसे लेकर मंदिर के जो ट्रस्ट है, मंदिर के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर आराधना करने जाना है तो आराधना के समय वस्त्र बेहतर तरीके से सही वस्त्र पहनकर जाना चाहिए, तभी आपकी आराधना ठीक से हो सकती है। अब ये चेतावनी के रूप में, एक विनम्र आग्रह के रूप में इस तरह के बोर्ड मंदिर के बाहर लगाए। संभवतः इंदौर में ये पहला मामला है जब किसी मंदिर परिसर के बाहर इस तरह का बोर्ड लगाया गया है। स्थानीय रहवासी इस बोर्ड के लगाए जाने के बाद से काफी हद तक संतोषजनक रूप से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय रहवासियों का ये कहना है कि ये होना जरूरी था। अब दूसरा मसला ये खड़ा होता है कि जब इस तरह की शिकायतें बाहर से भी आ रही थी, हमने देखा था महाकालेश्वर मंदिर के अंदर भी कई सारी शिकायतें ऐसी आई थी कि लोग वहां पर रील्स बना रहे थे, वहां पर फोटोशूट कर रहे थे, जिसे लेकर उस वक्त वहां के प्रशासन ने भी आवाज उठाई थी। लेकिन अब इंदौर में इस तरह का ये बोर्ड निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करता हुआ नजर आ रहा है कि जब आप आराधना करने जाते हैं, जब आप पूजा करने जाते हैं, तो कृपया अपने कपड़ों का ख्याल रखें। वीरेन के साथ मैं त्याग शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और वहीं इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में भक्तों के पत्र निकल रहे हैं, जिनमें भक्तों ने भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की अरदास की है। भगवान से अर्जी में कोई शादी कराने की तो कोई बीमारी को खत्म करने की अरदास कर रहा है। वहीं अब तक 1,64,00,000 रुपए की दान राशि भी प्राप्त हुई है। अभी भी कुछ दान पेटियों को खोला जाना बाकी है। इस बार दान पेटियों से बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी निकल रही है, जिनमें बड़ी संख्या में डॉलर, पाउंड, दिरहम, नेपाल की मुद्रा और सोने चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।